पेशेंट एजुकेशन यूनिट 13 में इसमें हमें क्या पढ़ना होगा कि किस तरह से हम हॉस्पिटल एरिया या फिर कम्युनिटी एरिया में लोगों को एजुकेट करते हैं उनके हेल्थ प्रमोशन के लिए, उनके हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे एक नर्सिंग प्रोसेस का अप्रोच लगा के आप एजुकेट कर सकते हैं, इस पूरे यूनिट में बस यही पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस आपको दिखाऊं तो फर्स्ट है पेशेंट टीचिंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले देख इंट्रो आपको लिखना होगा। तो पेशेंट टीचिंग क्या है? पेशेंट टीचिंग या फिर एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट बिहेवियर, उनकी बिहेवियर में इफ़ेक्ट डालना। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बिहेवियर को चेंज करना। ब्रिंगिंग अबाउट द रिक्वायर्ड चेंजेज, जो उनके लिए ज़रूरत है, रिक्वायर है, उन नॉलेज को लाना उनके अंदर। एटीट्यूड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन्हांस हेल्थ, जो उनकी अगर एटीट्यूड गलत है तो उसे कैसे हमें बदलना है। लाइक आप अगर विलेज रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हाइजीन नहीं रहती है और हेल्थ के लिए हाइजीन ज़रूरी है। तो वो सारी एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप करना कि आप अपने आसपास ये हाइजीन मेंटेन करके रखिए ताकि उनकी हेल्थ जो है इन्हांस रहे, मेंटेन रहे, ख़राब ना हो। इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। तो एम्पावर पेशेंट टू टेक ग्रेटर कंट्रोल देयर हेल्थ केयर, इन्हांसिंग देयर एबिलिटी टू मैनेज एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस। इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस क्या है कि पेशेंट को एम्पावर करना, उनके कुछ अगर गलत ख़राब बिहेवियर है तो कंट्रोल करके रखना, और उनकी एबिलिटी, जैसे अगर एक्यूट इलनेस हमें फीवर आया है तो वो क्रोनिक में ना चेंज हो जाए, इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट ये सब करवाना है। तो ये चीज़ें नर्सेस कम्युनिटी एरिया, रूरल एरिया में जाके लोगों को टीच करती है, या फिर हॉस्पिटल में भी उनको एजुकेट करना पड़ता है पेशेंट को, जिससे ये सारे उनके अंदर चेंजेस आए। टू अलाउ पेशेंट टू द मेक हेल्दियर लाइफ स्टाइल चॉइस, उनके अंदर लाइक आपको उनको बताना है कि बोलते हम लोग फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करना है। तो एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल चॉइस जो है वो पेशेंट मेंटेन कर सके, वो किसके थ्रू हो पाता है? पेशेंट टीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही। इंगेज इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे कि आपके कॉलेज में या फिर आप कहीं देखा होगा कि फाइलेरिया मेडिसिन खिलाया जा रहा है, लोग खाना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम क्या करना पड़ता है? एक नर्स टीच ही करती है, जो कम्युनिटी नर्स होती है, वो बताती है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है, अगर आप नहीं खाते आपको ये बीमारी हो सकती है, और अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपका हेल्थ इन्हांस होगा, आप उससे बच सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ मेडिसिन भी देना हो तो हमें उनको उसमें इंगेज करवाना हो तो पेशेंट टीचिंग दे के ही उन्हें इंगेज करते हैं। 4 आता है हमारा एम्पावर पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड पेशेंट पार्टिसिपेशन इन देयर ट्रीटमेंट प्लान। इसमें क्या है? पेशेंट टीचिंग में जो है वो पेशेंट सेंटर्ड केयर होता है। जैसे कि कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट ले रहा है और फिर वो नेक्स्ट नहीं लेना चाहता है, तो उस टाइम पे एजुकेशन देके हम लोग उनको बताते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते, अपने ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर है वो चीज़ नहीं लीजिएगा तो आपकी कंडीशन ख़राब होगी। उनको केयर देने के लिए ये सारी चीज़ जो समझाना पड़ता है वो पेशेंट टीचिंग प्रोसेस के वजह से ही, हेल्प लेकर ही हम लोग समझा पाते हैं। 5th इम्पॉर्टेंस आता है, ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग देखें कि कोई कोई पेशेंट आपको ऐसा मिलेगा कि वो अपना केयर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहेगा, तो उनको समझा कर सबसे पहले उनकी केयर ट्रीटमेंट को कंटिन्यूटी इस हेल्थ टीचिंग के थ्रू हम लोग दिलवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एंड लोअर इलनेस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वेल एज डिजीज अक्रेस, डिजीज हो ही नहीं उससे उनको बचा सकते हैं। अगर किसी को फीवर है तो उनको उसी टाइम पे बोलना है कि आपको जैसे ही कोई ऐसा माइल्ड सिम्टम्स भी देखे तो आपको ब्लड टेस्ट ये सब करवा लेना है, ताकि आपको ये इसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, एक क्रोनिक में ना चेंज हो जाए। पेशेंट एजुकेशन और क्या करता है? तो इंक्रीज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी बाय प्रोवाइडिंग होम एक्सरसाइज रूटीन एंड एक्टिविटी। जैसे कि आपको मैं पहले वाले वीडियो में भी, जैसे अभी तक आप लोगों को अगर नहीं पता है तो 1 से 12 तक पूरा अकॉर्डिंग टू ISD मैं डाल चुकी हूँ। तो जब हम लोगों ने हेल्थ इलनेस देखा था तो वहाँ पे मैं बताई थी कि जब एक्यूट फेज ही होता है तो उस टाइम पे डिपेंडेंसी वाली कंडीशन पेशेंट में आ जाती है, तो वो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, खुद से काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ही समझाना होता है कि आपको खुद से अपने काम में पार्टिसिपेट करना होगा, अपना खुद का काम करना होगा, ताकि आपकी कंडीशन इससे और इन्हांस होगी। आपको एक्सरसाइज जैसा में पार्टिसिपेट करना होगा, तब और आप
और ठीक हो पाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता पाते हैं वो टीचिंग प्रोसेस ही तो है, टीचिंग के थ्रू ही तो उनको बता पाते, तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस बस क्या है हेल्थ टीचिंग का। सबसे पहले ये हेल्थ को प्रमोट करता है, हेल्थ ठीक ठाक रहे, सही रहे, पेशेंट एजुकेशन के थ्रू होती है। इसके बाद हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। लाइक हम लोग कोरोना वायरस में क्या हुआ था, लोगों को घर में ही रखा जा रहा था, भले ही टेलीविज़न के हेल्प से ही टीच करके घर में ही रखा जा रहा था कि वो बाहर जाएंगे ही नहीं, तो उनको कोई वायरस अफेक्ट ही नहीं करेगा, जिसके कारण उनका हेल्थ प्रोटेक्ट होगा। टू मेंटेन हेल्थ, उनकी हेल्थ जैसा है वैसा रहे, इसके लिए भी उनको टीच किया जाता है। आइडेंटिफाई रिलेवेंट हेल्थ केयर नीड ऑफ क्लाइंट, ये जो पेशेंट टीचिंग है इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को आखिर नीड क्या है। जैसे कि वो उनसे जब आप बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहे, तो उनको उसी चीज़ पे हमें एजुकेशन देना होगा। प्रोवाइड, फिफ्थ आता है प्रोवाइड इमोशनल एंड कॉग्निटिव सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो नर्सेस का जब भी रूल ये सब आता था तो हमें सबसे पहले यही याद आता था कि कॉग्निटिव सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट देना है। तो एक नर्स पेशेंट टीचिंग करती है तो उस टाइम पे उनको उनकी ट्रीटमेंट से, उनकी डिजीज़ से रिलेटेड उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है, इमोशनल सपोर्ट। उस टाइम पे पेशेंट बहुत टूट जाता है कि मेरे साथ ऐसा कंडीशन क्यों हुआ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम तो होती हैं। तो उस टाइम पे आपको समझाना होता है, उनको इमोशनल सपोर्ट देना होता है कि आप ठीक हो जाइएगा। ये कंडीशन बहुत लोगों के साथ थी हैं, ठीक हो जाता है इंसान। नेक्स्ट आता है इंक्रीज हेल्दी हैबिट ऑफ चॉइस। हेल्दी हैबिट कैसे, जैसे एक्सरसाइज के बारे में अगर हम लोग टीच करते हैं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेने के लिए टीच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्रेज, उनको हेल्दी हैबिट चॉइस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट आता है टू राइज सेल्फ कॉन्फिडेंस नर्स इन टीचिंग। आपको अभी भी देखते होंगे कि अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हो भी गया होगा या फिर होगा कि आपको कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है, फिर कम्युनिटी एरिया में भेजा जाता है, लोगों को टीच करवाया जाता है। तो क्यों, आपको आपका दो पर्पस है, या तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा या फिर ट्विटर बनिएगा। तो अगर हॉस्पिटल सेक्टर में जाते हैं उस टाइम भी उनको समझाना है, टीच करना है। नेक्स्ट अगर आप ट्विटर बनते हैं तब तो आपको टीच करना ही है। तो अगर आप इस तरह से टीच करते हो तो खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, एक नर्स का भी। तो ये पर्पस था जो कि 7 हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पर्पस देखने के बाद प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस कैसे हम टीच करेंगे, तो सबसे पहले असेस करेंगे कि लर्निंग की नीड है कि नहीं। जैसे कि आप फाइलेरिया का मेडिसिन देने गए किसी कम्युनिटी एरिया में और अपने खुद से वो मेडिसिन ले रहा है, वो आपसे कुछ तर्क कर ही नहीं रहे, उनको पता है कि हाँ ये हम बचने के लिए हमें मेडिसिन दे रहा है। तो आप उस टाइम पे लेक्चर अपना एजुकेशन देना स्टार्ट तो नहीं कीजिएगा, पहले देखिए कि हाँ उनको नहीं ले रहा है, रिक्वायरमेंट है एजुकेशन को, बताना है सारी चीज़ें, तब आप पेशेंट एजुकेशन अपना चालू कीजिए। सबसे पहले असेस कर लिए, इसके बाद डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि वो मेडिसिन नहीं लिया तो हमें क्या चीज़ें बताना होगा, कैसे कैसे उन्हें सिखाना होगा क्या चीज़ें। सबसे पहले उस टाइम आपको गोल बनाना होगा कि किस चीज़ों पे बात करें, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट पेशेंट टीचिंग। गोल बनाए, इसके बाद प्लान ये सब बना के उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, उस सारी नॉलेज को उनको बताइए। इसके बाद एजुकेटिंग पेशेंट इवैल्यूएटिंग, कि मतलब जैसे कि आप फाइलेरिया का मेडिसिन के बारे में नहीं ले रहा था, उसको असेस किए, उनके बाद प्लान की कि हाँ हमें ये चीज़ें बताने के, मस्क्यूटो ये सबसे क्या क्या चीज़ें सारे इंक्लूड करके कि ये शामिल करेंगे तो वो फाइलेरिया का मेडिसिन लेगा। अब उनको ये सारी चीज़ें बता भी दिए कि हाँ ये मस्क्यूटो के काटने से होता है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, आप इससे जो है आपको ये फाइलेरिया कंडीशन होने की चांसेस घट जाती है। अब देखिए कि वो पेशेंट आखिर में उसके लिए तैयार हुआ कि नहीं, वो इवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद नर्सेस का लास्ट काम होता है कि डॉक्यूमेंट पेशेंट टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपने सिखाया उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है। हॉस्पिटल में है तो किसी तरह का उनका एजुकेशन दिए, जैसे वो अपना ट्रीटमेंट बंद करवाना चाहता था, लेना नहीं चाहता था, या फिर आप उनको हाइजीन या न्यूट्रिशन के ऊपर ही टीच किए, तो आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लास्ट ये, क्योंकि ये पूरा जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट था वो आता है
एग्ज़ाम में, तो आपको रोल ऑफ नर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्सिंग टीचिंग में नर्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले एक नर्स को कोई भी अगर जिनको आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लर्निंग इशू को आइडेंटिफाई करना होगा। कौन से लर्निंग इशू होते हैं? जैसे कि कोई जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, या फिर लिटरेट मतलब पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लिटरेट लेवल आपको चेक करना है। उसी के बेसिस पे तब आपको अपना एजुकेशन देना है। जैसे कि कोई सुन नहीं रहा है तो उनको ज़्यादा आवाज़ में बोलना होगा। नेक्स्ट, टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल लैंग्वेज एंड इलस्ट्रेशन। कई लोग दिए होंगे तो ये आपके कॉलेज में भी बताए होंगे टीचर कि जो एड्स रहेगा उनको सिंपल लैंग्वेज, कई बार एनीमिया है तो उनको उसको इंग्लिश में ना लिखवा के हिंदी में लिखवाया जाता है ताकि वहाँ जो लोग जिनको आप बता रहे हैं वो समझ सके, वो ठीक ठाक देखते हुए रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीक क्लियर एंड कॉन्साइजली। जो भी बोल रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर पूरा भाषण देना है, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, छोटा बोलना है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका सुनते रहेगा। नेक्स्ट, यूज सिंपल वर्ड, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। सिंपल वर्ड यूज़ करना है जिसमें वो कंफर्ट है। आपका कोई भी इंग्लिश वर्ड उतना यूज़ नहीं करने बोला जाता है। और उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि हाइजीन से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं कि आप सैनिटरी पैड यूज करते हैं या फिर कपड़ा यूज़ करते हैं, तो वो ओपन एंडेड कि हाँ या नहीं में आंसर देगा। घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, नहीं तो वो इरिटेट हो सकता है। नेक्स्ट, असेस द प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक। ये भी आपको देखना है कि जिस टॉपिक पे, जैसे आप गए कोई कम्युनिटी एरिया में या फिर हॉस्पिटल में ही मलेरिया के बारे में आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज हो। किसी किसी को इतना नॉलेज होता है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते जाता है। तो ये चीज़ों को आपको देखना है कि उनको नॉलेज कितना है इस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको इससे हेल्पफुल रहे, आप मतलब रिलेवेंट चीज़ें उनको दे सकें। ये हमारा सबसे छोटा टॉपिक है, बस एक बच जाता है, इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट टीचिंग। तो ये देख लेते। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आप नर्सिंग प्रोसेस में स्टेप्स देखे होंगे उसको यूज़ करते हुए पेशेंट के टीचिंग के लिए आपको प्लान कैसे करना है, उसको ऐड ऑन करते हुए। तो देखते हैं, द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन 2 में हम लोग जल्द ही पढ़ेंगे। तो इसका क्या प्रोसेस, सबसे पहले असेसमेंट करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है, प्लानिंग करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद इवोल्यूशन देखना होता है। इन पाँचों स्टेप को यूज करके हमें कंस्ट्रक्ट करना है टीचिंग प्लान। फर्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट में। असेसमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा पहले भी जानते होंगे। तो किसके बारे में, टीचिंग से रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट कीजिएगा तो सबसे पहले अबाउट द पर्सन लर्निंग नीड एंड रेडीनेस टू लर्निंग। उसको बताने की ज़रूरत है या नहीं है, वो रेडी है सीखने के लिए नहीं, ये चीज़ों को आपको असेस पहले इसके बारे में डाटा कलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले देखना है कि असेस पर्सन रेडनेस में व्हाट आर द पेशेंट हेल्थ बिहेवियर और बिलीव्स। उनका हेल्थ से रिलेटेड क्या बिहेवियर है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, किन चीज़ों पे उनका रिलीजियस सब चीज़ें देखना होता है। नेक्स्ट, व्हाट एडिशन इन्फॉर्मेशन पर्सन नीडेड। क्या उनको चीज़ें आखिर चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में आप टीच कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे टीच कीजिएगा, ये चीज़ें आपको जाननी होगी। व्हाट पर्सन एक्सपेक्टेशन, पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। वो सुनना नहीं चाहेगा, वो समझना नहीं चाहेगा, तो आप लाख उनके सामने कुछ बोल दीजिए, वो नहीं समझ पाता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को भी समझना होता है। नेक्स्ट, आपको नर्सिंग डायग्नोसिस देखना होता है नर्सिंग प्रोसेस में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस आप ऐसा बनाइएगा कि फॉर्मुलेट द नर्सिंग डायग्नोसिस दैट रिलेट टू पर्सन लर्निंग नीड। मतलब क्या लर्निंग नीड है उससे रिलेटेड डायग्नोसिस बनाइए। जैसे कि सिंपल सा एक मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि टीचिंग पर्पस से बनाया हुआ है, देखते हैं कि कैसा डायग्नोसिस बनाना है। जैसे कि नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। पेशेंट को नॉलेज नहीं है उनको क्या कंडीशन हुआ है, उनको क्या ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन उनको मिलना चाहिए। एंड सेल्फ केयर, उनको कैसे केयर करना है इस बीमारी में उनको नहीं पता है, ये कैसे आप पता किए, एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उनके फेस पे दिखेगा, तो आप इस तरह से असेस करके आपको डायग्नोसिस बनाना है कि उनको हाँ इस चीज़ में नॉलेज नहीं है तो हमें इसके ऊपर इनको टीच करना है। तो इस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है।
स्टेट द नर्सिंग डायग्नोसिस कॉन्साइजली एंड प्रिसाइजली, मतलब छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। थर्ड हमारा नर्सिंग प्रोसेस में क्या स्टेप आता है, द प्लानिंग एंड गोल। एक मतलब जब आप डायग्नोसिस, मतलब जो उनका मेन प्रॉब्लम है उसको जब वर्ड्स में डायग्नोसिस में लिख लिए, पता चल गया आपको, तो इसके बाद आप प्लान कीजिए। जैसे कि आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है वो जान गए, तो आप कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बनाना होगा। असाइन प्रायोरिटी टू द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो आप बनाएंगे वो प्रायोरिटी बाय वाइज आपको लिखना होगा। जैसे एक पेशेंट को न्यूट्रिशन की कमी है, उसके ऊपर भी टीचिंग आपको देना है, हाइजीन से रिलेटेड टीचिंग देना है। इसके बाद आपको उनका नॉलेज डिफिशिएंट है, इससे टीचिंग देना है। तो सबसे पहले आप हाइजीन या जो न्यूट्रिशन है उसको चुनिएगा। इसके बाद आपको जो है उनके नॉलेज डिफिशिएंट के बारे में बताना होगा। तो डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करना होता है, जो कि नंदा डायग्नोसिस आगे फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द इमीडिएट इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लर्निंग। जैसे कि आप पढ़ाई में ही हमको कौन सा तुरंत याद हो जाना चाहिए, या फिर कौन हमें थोड़ा टाइम लगेगा, और कौन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम पास करना लॉन्ग टर्म गोल है, टेस्ट कोई रहे तो इमीडिएट गोल बन जाता है। तो उसी तरह से कि क्या तुरंत उनको सिखा देना है, क्या वो चीज़ें जो ट्रीटमेंट प्रोसेस में काम आएगी, और क्या वो घर जाके भी याद रहे, वो रखे, वो चीज़ों के ध्यान में रखे, वो सारी चीज़ें आपको प्लान उसी टाइम कर लेना होगा। स्पेसिफाइंग द एक्सपेक्टेड आउटकम, उसी टाइम आपको देखना भी होगा कि हमें आउटकम चाहिए क्या। जैसे हमें कोई प्लान बना रहे हैं टेस्ट के लिए कि हमें रात में पढ़ना है, तो आउटकम क्या है कि हाँ टेस्ट में हमारा अच्छा नंबर है। उसी तरह से वो जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो सीख जाए। कंसिडर सीक्वेंस इच टीचिंग स्ट्रैटेजी, सीक्वेंस बना के रखिए। आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं टीचिंग में, वो सारा चीज़ें आपको प्लानिंग में लिख लेना होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है 4 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। अब जो चीज़ आप प्लान किए, अब फाइनली आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, यानी वहाँ पे आपको बताना स्टार्ट करना है लोगों को, या फिर उनके फैमिली है या पेशेंट है उनको बताना है। पुट द टीचिंग प्लान इनटू द एक्शन, जो टीचिंग प्लान बनाए उनको अब एक्शन में लाइए। यूज नॉलेज द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा लैंग्वेज आपको यूज़ करना है ताकि वो समझ पाए। यूज अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, जो ये सब फिगर ये सब दिखाना होता है, डायग्राम ये सब भी आपको यूज़ करना है। इंक्रीज द पर्सन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग, इसके लिए आप क्वेश्चन उनसे पूछते रह सकते हैं कि आप इसके बारे में जाने तो क्या जाने। तो इस तरह से आपको एक्टिवेट भी, आप बता रहे हो सुन ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब। लास्ट हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है कि आप जो बताए वो सीखा कि नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिटरमाइन हाउ इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी, जो आप बताएं उसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स है उसका। जो बाय द वे फाइलेरिया का मेडिसिन नहीं लेना चाहता था, तो आप उनको जब बताए तो क्या वो तैयार हुआ या नहीं हुआ। आस्क क्वेश्चन डिटरमाइन पर्सन अंडरस्टैंड, उनसे क्वेश्चन पूछते रहना है कि वो सीखा कि नहीं सीखा। आइडेंटिफाई अल्ट्रेशन डैट नीड ऑफ मेड टीचिंग, अगर कोई अल्ट्रेशन आ गया नहीं समझ पाया तो उसको भी आपको देखना होगा। इसके लिए आपको इवैल्यूएशन में यही होता है, अगर आपका सही आउटकम नहीं आया, जैसे आप टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं लाए, डैट मीन्स कि आपका वो टॉपिक वीक है, फिर से पढ़िए तभी आप फाइनल एग्जाम में पास कर पाइएगा। तो उसी तरह से अगर वो नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया, अच्छा नहीं आउटकम आया, तो आपको फिर से असेस, डायग्नोसिस, प्लान और उनको एक्शन में ला के, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करके और इवैल्यूएशन करना होगा। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन। अगर आप चाहें तो मेरे पास एक नर्सिंग केयर का था, ये आप लिख सकते हैं। ये अगर एग्ज़ाम में आया तो, नहीं तो इतना ही सफिशिएंट है। इसमें ऐसे हम लोग 5 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इसमें 7 स्टेप जब हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो यूज होता है। और क्यों होता है वो सब हम लोग आगे फंडामेंटल में पढ़ेंगे। तो आप चाहे तो ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इवैल्यूएशन की पेशेंट जो है नॉलेज लेवल उनका इंक्रीज हो गया। जैसे हम लोग का डायग्नोसिस बना था कि उनका डेफिशिएट है, वो अपने सिचुएशन के बारे में और जानना चाहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से जाने, तो हम लोग प्लानिंग ये सब किए थे कि नॉलेज उनको इन्हांस करवाना है। जैसे कि उनके नॉलेज इंटरवेंशन किए थे कि नॉलेज को असेस किए, उनको जो जो चीज़ें थी दिए, डाउट को क्लियर किए। और इसके बाद इवैल्यूएशन हम लोग का क्या हुआ कि उनकी लेवल इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान बनता है, जो कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही स्टेप्स को आप इंक्लूड कर दीजिएगा टीचिंग से रिलेटेड तो सफिशिएंट है। तो दोनों पॉइंट हमारा ख़त्म होता है।